हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी जेईई मैथ्स एकेडमी में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल में आपको मिलेगा कंप्लीट थ्योरी फॉर जेईई मेन एंड एडवांस, और साथ में आपको यहाँ पर मिलेगा जो जेईई मेन और एडवांस की जो प्रीवियस ईयर की प्रॉब्लम्स है उनका वीडियो सॉल्यूशन, जो आपके जेईई मेन और एडवांस की प्रिपरेशंस में काफी हेल्प करेगा। ठीक है, तो इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और इस वीडियो में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ चैप्टर डिटर्मिनेंट का लेक्चर नंबर 4। और इससे पहले मैं लेक्चर 1, लेक्चर 2 एंड लेक्चर 3 डिस्कस कर चुका हूं। तो जो स्टूडेंट शुरुआत से पढ़ रहे हैं ना, तो वो लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 को जरूर देखें। और इस लेक्चर में आपसे जो डिस्कस करूंगा, दिस लेक्चर कंटेन वेरियस प्रॉब्लम्स ऑफ डिटर्मिनेंट, और उसका पार्ट 1 आपसे यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ। मीन्स इस लेक्चर में हमने क्या किया है, लेक्चर 3 के अंदर डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर रखा है। अब प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स होती है जिनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अराउंड में 20 से 25 प्रॉब्लम्स डिस्कस करने वाला हूँ, जिसमें और जो पार्ट 1 में मैं तकरीबन 1 से लेकर 12 प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा, और पार्ट 2 में हम क्या करेंगे, बाकी रिमेनिंग प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो ज्यादा लेंथी ना हो इसलिए मैंने इसको क्या किया, 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। नाउ तो प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं, और इस बात का ध्यान रहे स्टूडेंट, हम क्या बेसिक से सीख रहे हैं, बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक की सभी प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में कुछ अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे, और पार्ट 2 में काफी लेंथी और मतलब जो अच्छी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो प्रॉब्लम्स स्टार्ट करते हैं। नाउ तो फर्स्ट एग्जांपल मैं आपसे लेता हूँ, बहुत ही आसान सा एग्जांपल रहेगा। हमें करना क्या है, फाइंड वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। हमें डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो एक डिटर्मिनेंट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, एक आसान सा डिटर्मिनेंट लिखते हैं। इसके एलिमेंट्स है a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस a, b माइनस सी, c माइनस a, a माइनस b, c माइनस a माइनस b, b माइनस c। ठीक है स्टूडेंट, तो एक फर्स्ट एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। अब आपको इस डिटरमिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट करना है। वेल, ये प्रॉब्लम सबसे आसान प्रॉब्लम है। ठीक है, बस इसको लेने के पीछे एक पर्पस था, एक लॉजिक है, जो मैंने इस प्रॉब्लम को लिया हुआ है। तो डियर स्टूडेंट, तो इस प्रॉब्लम को लेने के पीछे पर्पस क्या है? जनरली आपको डिटरमिनेंट को जब भी आपको सॉल्व करना होता है तो हमारे पास हम 2 वे रहते हैं हमारे दिमाग में कि 2 लॉजिक काम करते हैं। या तो हम इसको डायरेक्ट सिंप्लीफाई करें डिटरमिनेंट को, ठीक है, या फिर हम क्या करें, प्रॉपर्टीज की हेल्प से सिंप्लीफाई करें, या फिर यूजिंग प्रॉपर्टीज। ठीक है स्टूडेंट, अब बात ये आती है कि डिटरमिनेंट को हमें सॉल्व कैसे करना होता है। जैसे इस डिटरमिनेंट को सिंप्लीफाई करना है तो कई बार तो क्या करते हैं स्टूडेंट, डायरेक्ट क्या करते हैं, फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग इसको एक्सपेंड कर देते हैं। और फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करेंगे तो आप पाओगे कि प्रॉब्लम काफी लेंथी हो जाता है, मतलब कैलकुलेशन साइड डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो डायरेक्ट सिंप्लीफाई करने का कोई सेंस यहाँ पर नहीं बनता है। तो फिर हमें करना क्या चाहिए, यूजिंग प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी की हेल्प से सॉल्व करना चाहिए। और प्रॉपर्टी, और ऑब्वियसली बात है कि प्रॉपर्टी का जो मेन पर्पज है वो यही है कि प्रॉब्लम को थोड़ा आसान बनाना। ठीक है, अब जैसे मान लो इस प्रॉब्लम को मुझे सॉल्व करना है, तो मैंने एक काम ये किया, अगर इस कॉलम्स के एलिमेंट को देखो, यहाँ a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, अगर C1 में हम एक चेंज करेंगे C1 प्लस C2 प्लस C3, तो आप देखोगे कि जो C1 के जो एलिमेंट्स हैं ये कितना जाएगा, सब 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी 0 आ जाएगा और यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। और C2 और C3 कॉलम को हमने एज इट इज यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, वहां हमने कोई चेंज नहीं किया। तो अब आपको एक प्रॉपर्टी मालूम है कि अगर डिटरमिनेंट की किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अगर सभी एलिमेंट अगर 0 हो जाए तो डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। होप आपको मेरी बात क्लियर हो गई। हमने प्रॉपर्टी की हेल्प से प्रॉब्लम को सॉल्व किया तो फटाफट सॉल्व कर पाए। और हम अगर नॉर्मली ट्रेंड फॉलो करते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंड करके सॉल्व करते हैं, तो प्रॉब्लम लेंथी हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, ना अगला प्रॉब्लम लेते हैं, धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाते हैं। अब सेकेंड प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं। हमें डिटरमिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट करना है। एक डिटरमिनेंट हमने ले लिया 1 ए बी सी इंटू ए प्लस बी, इसके एलिमेंट्स हैं 1 बी सी, ए इंटू बी प्लस सी, 1 सी ए, बी यहाँ पर लिखा और सी प्लस ए। ठीक स्टूडेंट, अब इस डिटरमिनेंट का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। अगेन या तो डायरेक्ट सिंप्लीफाई करें या फिर यूजिंग प्रॉपर्टी। अगर डायरेक्ट सिंप्लीफाई करेंगे तो काफी लेंथी हो जाएगा, तो प्रॉपर्टी की हेल्प ही लेते हैं डायरेक्ट, है ना। नाउ प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो अब सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट पहले आप देखो, कुछ स्टूडेंट करते क्या है, जब वो डिटरमिनेंट सीख जाते हैं ना, तो इन दोनों को 0 0 बनाते हैं। ठीक है, 1 1 1 आ रहा है तो इन दोनों को 0 0 बनाएंगे और देन फर्दर इसको एक्सपेंड करके सॉल्व कर लेंगे। बट उससे पहले भी आप थोड़ा सा लॉजिक देखो कि कहीं और पहले सिंप्लीफाई तो नहीं हो रहा। तो अगर यहाँ पे देखिए, ए बी लिखा हुआ है, इसको आप 15 मल्टीप्लाई करो तो सी ए प्लस बी सी बन रहा है। यहाँ बी सी है, यहाँ पर ए बी ए सी बन रहा है।
सी ए और बी सी और ए बी बन रहा है। मतलब अगर आप एक बात सोचो, अगर मैं C2 में एक चेंज लगाऊं C2 प्लस C3, ठीक है, C2 में हमने एक चेंज किया C2 प्लस C3, तो यहाँ तो एलिमेंट 1 1 आ जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। सिमिलरली यहाँ पर आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए और यहाँ पर हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, और C3 अपना एज इट इज आ गया। ठीक है, तो C3 को लिखने की हमें जरूरत नहीं पड़ी। अब आप देखो ध्यान से C2 कॉलम को अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो इसमें से क्या हो रहा है, करते तो यहाँ से क्या आ रहा है, हम ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो वैसे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, फिर 1 1 1 यहाँ बच जाएगा और बाहर आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी आ जाएगा। अब इस कॉलम के देखो आप ध्यान से, इस डिटरमिनेंट के दो कॉलम कैसे होगा, एक जैसे हो जाएंगे ना, एक जैसे हो जाने से क्या होगा, डिटरमिनेंट की वैल्यू अगेन कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक स्टूडेंट, होप आपको सेकंड प्रॉब्लम क्लियर हो गया। नाउ एक और लेते हैं प्रॉब्लम, थर्ड प्रॉब्लम। ठीक, अगेन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। हमने डिटरमिनेंट ले लिया, मान लो कि यहाँ पर एलिमेंट ले लेते हैं साइन ए कॉस ए साइन ऑफ ए प्लस थीटा। अगेन हमने यहाँ लिखा साइन बी कॉस बी और साइन ऑफ बी प्लस थीटा। यहाँ एलिमेंट लिखते हैं साइन सी कॉस सी और साइन ऑफ सी प्लस थीटा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारे पास एक डिटरमिनेंट आ गया ना। अब हमें करना है क्या, डिटरमिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो नॉर्मल तरीके से जाओगे तो लेंथी हो जाएगा, तो प्रॉपर्टी की हेल्प से सॉल्व करते हैं। प्रॉपर्टी की हेल्प से सॉल्व करते हैं तो किस तरह सॉल्व करना चाहिए। अब आप इस वाले पार्ट को आप देखो, साइन ऑफ ए प्लस थीटा, अगर मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ तो क्या लिखूंगा इसको मैं, दिस इज साइन ए कॉस थीटा प्लस कॉस ए साइन थीटा, कुछ ऐसे लिखा हुआ है। मीन्स अगर इसको आप समझिए कि साइन ए यहाँ पर है, कॉस ए यहाँ पर है, अगेन साइन ए कॉस ए यहाँ भी लिखा हुआ है। मीन्स अगर यहाँ पर हम कॉस थीटा का मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, और यहाँ साइन थीटा का मल्टीप्लाई कर दें और दोनों को ऐड कर दें, तो ये टर्म बन जाएगा। ये टर्म बन जाएगा तो इट मीन मुझे क्या करना चाहिए, C3 में चेंज कर देना चाहिए। C3 माइनस ऑफ C1 में तो हमने क्या किया, कॉस थीटा का मल्टीप्लाई किया और C2 में हमने क्या किया, साइन थीटा का मल्टीप्लाई किया। ठीक है, और दोनों को ऐड करके C3 सेपरेट कर दिया। ऑब्वियसली C3 जब चेंज कर रहे हैं तो C1 को तो हमने एजिटी लिखा, C2 को भी एजिटी लिखा। C3 में जब चेंज कराओगे तो ये तो क्या बन जाएगा, साइन ऑफ ए प्लस थीटा बन जाएगा, जो भी सेम टर्म यहाँ पे लिखा हो। जब सेपरेट कराओगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ पर भी 0 आ जाएगा और यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। एक डिटरमिनेंट के सभी एलिमेंट्स, कॉलम के सभी एलिमेंट्स कैसे हो गए, 0 0 हो गए, तो ऑब्वियसली डिटरमिनेंट की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्लियर स्टूडेंट, होप आपको ये प्रॉब्लम क्लियर है और प्रॉब्लम को सॉल्व करने का अप्रोच भी क्लियर है। ठीक है, तो एक और प्रॉब्लम मैं यहाँ पर लेता हूँ। नाउ फोर्थ प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। मान लो एक डिटरमिनेंट है आपके पास में, कुछ ऐसे लिखा हुआ है a पावर x प्लस a पावर माइनस x और इसका होल स्क्वायर। अगेन हमने यहाँ लिखा a पावर x माइनस ऑफ a पावर माइनस x इसका होल स्क्वायर और यहाँ एलिमेंट 1 ले लिया। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ a पावर y a पावर माइनस y इसका होल स्क्वायर और यहाँ लिखा हुआ a पावर y माइनस ऑफ a पावर माइनस y इसका होल स्क्वायर। अगेन यहाँ पर 1 है, यहाँ लिखा हुआ a पावर z a पावर माइनस z इसका होल स्क्वायर और a पावर z माइनस ऑफ a पावर माइनस z इसका होल स्क्वायर 1। अब मान लो आपको इस डिटरमिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो काफी लंबा चौड़ा डिटरमिनेंट लिखा हुआ है, सॉल्व करना रहेगा। सॉल्व करने के लिए फिर से आप क्या कराओगे, डायरेक्ट एक्सप्रेशन, जिसको हम जनरली अवॉइड करते हैं। डायरेक्ट एक्सप्रेशन तभी लगाते हैं जब प्रॉब्लम आसान होता है, अदरवाइज हम प्रॉपर्टीज की हेल्प लेते हैं। अब प्रॉपर्टीज की हेल्प जब लेंगे तो कुछ ना कुछ आप सिमिलरिटी ढूंढते हो कॉलम्स के बीच में या रो के बीच में। जैसे अगर मान लो कि इस दोनों कॉलम्स को आप ध्यान से देखें, इस एलिमेंट को मैंने देखा और इस एलिमेंट को ऑब्जर्व किया, अगर मैं इसकी स्क्वायरिंग करता हूँ तो ये तो क्या बनेगा, a पावर 2x बनेगा, a पावर माइनस 2x और प्लस का 2 आ जाएगा। इस वाले टर्म्स को आप ध्यान से देखें तो अगेन ये a पावर 2x होगा, a पावर माइनस 2x और दिस इज माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट करूं, सपोज दोनों सेपरेट किया तो ये टर्म तो कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म भी कैंसिल हो जाएगा और 2 माइनस ऑफ माइनस 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मतलब अगर मैं C1 में एक चेंज लगाऊं, C1 माइनस C2, अगर हम ये चेंज लगाएं C1 के अंदर तो C1 पे यहाँ पे क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। सिमिलरली जब आप इसको सिंप्लीफाई कराओगे तो अगेन यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा।
अगेन आप जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। C2 में हमने कोई चेंज नहीं किया, C2 को एज लिखा, और C3 को चलो मैं लिख देता हूँ 1 1 1। ठीक है, इस तरह से डिटरमिनेंट आ गया। नाउ अब आप ये समझो कि यहाँ से इस वाली कॉलम से क्या होगा, 4 कॉमन आ जाएगा। जैसे आप 4 कॉमन ले लोगे तो यहाँ क्या बचेगा, 1 यहाँ बचेगा, 1 यहाँ बचेगा, 1 यहाँ बचेगा। तो डिटरमिनेंट के दो कॉलम एक जैसे हो जाएंगे, तो हम कह सकते हैं डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? होप आपको ये प्रॉब्लम क्लियर है। नाउ अब एक प्रॉब्लम मैं आपको दे देता हूँ और एक प्रॉब्लम मैं खुद सॉल्व करूंगा ना, तो उस प्रॉब्लम को अपने एंड पे आप ट्राई करना कि एक डिटरमिनेंट मैंने यहाँ पे लिखा डेल्टा इक्वल टू, आपको उसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। मान लो 5th प्रॉब्लम है, तो डिटरमिनेंट मैंने यहाँ लिखा बी स्क्वायर माइनस ए बी, बी माइनस सी, बी सी माइनस ए सी, ए बी माइनस ऑफ ए स्क्वायर ए माइनस बी, बी स्क्वायर माइनस ए बी, यहाँ लिखे थे, यहाँ पे हमने लिखा बी सी माइनस ए सी, सी माइनस ए, और ए बी माइनस ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, तो अब इस डिटरमिनेंट का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट अपने एंड पे आप सॉल्व करिए। वेल इसका मैं आपको आंसर बता देता हूँ। आंसर अगेन क्या है, 0 है। अच्छा एक और बात आप ये समझो, डिटरमिनेंट की ज्यादातर जो प्रॉब्लम्स है उनमें आंसर 0 आता है। ठीक है, पर ऐसा हमेशा नहीं कर, आप ऐसा हमेशा नहीं बोल सकते, क्योंकि एग्जाम के अंदर क्या होता है, एक ही प्रॉब्लम आएगी। अगर डिटरमिनेंट का प्रॉब्लम आएगा तो एक ही प्रॉब्लम आएगा, और आप उसका आंसर जब आपको वहां 0 देना होगा ना, तब आपको 10 बार सोचना पड़ेगा कि 0 लगाऊं कि नहीं लगाऊं। ऐसा हो सकता है एग्जाम के अंदर एक ही प्रॉब्लम आ रही है और उसका आंसर 0 ना हो, या तो क्या बहुत ढेर सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो नंबर 6 ट्राई करते हैं ना। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को आप अपने एंड पे ट्राई करना, और इसको मैं भी सॉल्व कर दूंगा, पर पहले अपने एंड पे ट्राई करना। थोड़ा सा अच्छा प्रॉब्लम है, थोड़ा आपको सोचना रहेगा ना प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या है, एक डिटरमिनेंट है, उसके एलिमेंट्स दे रखे हैं 1 अपॉन जेड, यहाँ पर है 1 अपॉन जेड दे रखा है, माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन जेड स्क्वायर, ब्रैकेट यहाँ पर है ना, ध्यान रखना आपको। ठीक है, सेकेंड रो के जो एलिमेंट्स हैं वो है माइनस ऑफ वाई प्लस जेड अपॉन में एक्स स्क्वायर, यहाँ पर है 1 अपॉन एक्स, और यहाँ पर है 1 अपॉन एक्स। ठीक, नाउ इसके एलिमेंट्स है माइनस वाई प्लस जेड, सॉरी माइनस वाई इंटू वाई प्लस जेड अपॉन में एक्स स्क्वायर जेड। ठीक है, इसके एलिमेंट्स है एक्स प्लस 2y प्लस जेड अपॉन में क्या है, एक्स जेड। ठीक है, तो यहाँ एलिमेंट्स है माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई अपॉन में क्या दे रखा है, एक्स जेड स्क्वायर दे रखा है। ठीक है स्टूडेंट, अब आपको इस डिटरमिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट करना है। बात ये है कि डिटरमिनेंट की वैल्यू को आपको निकालना है, तो देखो बार बार मैं आपको कह रहा हूँ कि दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक होता है डायरेक्ट सिंप्लीफाई करना, जो आपको यहाँ देख के समझ में आएगा कि बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना है। दूसरा होता है यूजिंग प्रॉपर्टी। अब आपको प्रॉपर्टी की हेल्प से सॉल्व करना है। अब हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज है, जिसमें 1 to 7 जो प्रॉपर्टीज है लेक्चर 3 में जो एक्सप्लेन किया हुआ है, एक्चुअली पूरे डिटरमिनेंट्स के अंदर क्या होता है, वही प्रॉपर्टीज काम आती है। ठीक है स्टूडेंट, तो 1 to 7 प्रॉपर्टीज को आप ध्यान से समझिएगा। ठीक, अब वही सारी प्रॉपर्टी यहाँ पर लगनी है ना। अब इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है, तो क्या लॉजिक इसे लगाया जाए सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अपने एंड पे आप ट्राई करो, इसका आंसर से आप निकालो ना। उसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ। अब देखो पहले तो आप यहाँ समझो कि इसको यहाँ समझो कि सिंप्लीफाई कैसे करना है। जैसे एक्स स्क्वायर जेड यहाँ पर दे रखा है, एक्स जेड यहाँ पर है, एक्स जेड स्क्वायर यहाँ पर है। ठीक है, अब सिंप्लीफाई कैसे करें, यहाँ पर 1 अपॉन जेड दे रखा है, जेड स्क्वायर यहाँ पर दे रखा है। अब सिमिलरिटी भी लगाए तो किस तरह से लगाएं। ठीक हो सकता है कि आप 1 अपॉन जेड स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, यहाँ जेड जेड आ जाएगा ना, और यहाँ माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई आ जाएगा। मतलब जेड जेड लाना कोई खास फायदे वाली बात नहीं रहेगी। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज आप देखो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर जेड है, यहाँ एक्स जेड है, और यहाँ एक्स जेड स्क्वायर है। तो ना एक काम किया जाए, C1 जो है इस फर्स्ट कॉलम को मैं एक्स से मल्टीप्लाई कर दूं। इसको अगर एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो यहाँ तो एक्स अपॉन जेड आ जाएगा, यहाँ से अपॉन में एक्स आ जाएगा, और यहाँ से एक्स जेड आ जाएगा अपॉन में। ठीक है, बाकी और टर्म्स भी आ रही होंगी। सिमिलरली अगर इसको मान लो कि हमने क्या किया, एक सिमेट्री बनाई, तो वाई से यहाँ मल्टीप्लाई किया। ठीक है, वाई अपॉन जेड यहाँ बना, वाई अपॉन एक्स यहाँ पर बनेगा, और यहाँ पर हमने वाई से मल्टीप्लाई कर दिया, वाई वाला टर्म यहाँ आ गया, एक्स जेड यहाँ पर है। अब देखो यहाँ पर आपका एक्स भी आ गया और वाई भी आ गया, यहाँ बन रहा है माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई। ठीक है, अपॉन में जेड स्क्वायर है, तो ठीक है इसको हमने जेड से मल्टीप्लाई कर दिया। जेड से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ तो आ जाएगा जेड आ जाएगा।
ठीक है, तो यहाँ देखो एक्स अपॉन जेड, वाई अपॉन जेड, और यहाँ बन गया माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन जेड। होप अब आपको बात क्लियर हो गई, आगे आप प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई कर सकते हो। ठीक है, अब मैंने एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई किया है ना इस कॉलम्स को, तो मुझे करना क्या पड़ेगा, फिर यहाँ पे एक्स वाई जेड से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो ठीक है, मैंने यहाँ पे डिवाइड भी लगा दिया। अब यहाँ तो क्या आ गया, फर्स्ट कॉलम आ गया एक्स अपॉन जेड माइनस ऑफ वाई प्लस जेड अपॉन में एक्स आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा माइनस ऑफ वाई इंटू वाई प्लस जेड अपॉन में टर्म आ जाएगा एक्स जेड। ठीक, यहाँ इस वाले कॉलम को हमने वाई से मल्टीप्लाई किया हुआ था, तो ये तो बन जाएगा वाई अपॉन जेड, यहाँ आ जाएगा वाई अपॉन एक्स, और वाई से जब यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे तो एक्स प्लस टू वाई प्लस जेड अपॉन में कितना आ जाएगा, एक्स जेड यहाँ पर आ जाएगा। नाउ माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन में कितना आ जाएगा, जेड यहाँ पर आ गया, इसको हमने जेड से मल्टीप्लाई कर रखा है, यहाँ आ जाएगा जेड अपॉन एक्स, और माइनस ऑफ वाई इंटू एक्स प्लस वाई अपॉन में आ जाएगा एक्स जेड आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो डिटरमिनेंट इस तरह से आ गया ना। अब आप इसको समझो आगे अब सिंप्लीफाई कैसे करना है। ठीक है, अब मैं प्रॉपर्टी का यूज कर लेता हूँ कि इन दोनों कॉलम्स का सम क्या आ रहा है, यहाँ पर माइनस आ रहा है। ठीक है, तो एक काम ये करते हैं कि C1 में अगर हम चेंज लगाएं इन दोनों का सम करके, और इसको तीनों को सम कर देते हैं, तीनों कॉलम्स को सम कर देते हैं। तो अगर C1 में चेंज लगाया हमने C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है, अगर ये वाला अगर ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो क्या रहेगा स्टूडेंट, तो बाहर तो लिखा हुआ 1 अपॉन ऑफ एक्स वाई जेड, इसको तो मैंने एज इट इज लिखा। अब यहाँ पे देखो x प्लस वाई अपॉन जेड, और इसको प्लस किया तो ये माइनस हो जाएगा अपने आप में, तो फाइनली यहाँ कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी देखो y प्लस जेड अपॉन एक्स लिखा हुआ और ये माइनस का है, तो अगेन ये वाला पार्ट भी कितना बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। एक और चीज, हमने एक तीनों का सम कर रखा है, तीनों का सम कर रखा है, तो क्या रहेगा, एक्स जेड तो कॉमन है, मतलब नीचे डिनोमिनेटर में सेम है, तो एक्स जेड तो नीचे आ जाएगा, और ऊपर न्यूमरेटर वाला पार्ट क्या होगा, डायरेक्टली ऐड हो जाएगा। अब डायरेक्टली ऐड होगा तो देखो यहाँ तो क्या बन रहा है, माइनस का वाई स्क्वायर, यहाँ पर भी माइनस का वाई स्क्वायर बन रहा है, और यहाँ बनेगा प्लस का 2y स्क्वायर जो जीरो हो गया। ठीक है, यहाँ से बना एक माइनस का वाई जेड, और यहाँ से बन रहा है एक प्लस का वाई जेड, चलो ये भी जीरो हो गया। ठीक है, यहाँ से टर्म आया वाई एक्स, और यहाँ से आया माइनस का वाई एक्स, मतलब ये वाला पार्ट भी कैसे आ गया, जीरो आ गया। अब C2 एज इट इज लिख देते हैं, और C3 को एज इट इज लिख दिया हमने। अब क्या है कि इस डिटरमिनेंट में अगर हम बात करें इस कॉलम के सभी एलिमेंट्स कैसे हो गए, जीरो 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 आ गए, तो ऑब्वियसली डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको ये प्रॉब्लम्स क्लियर है। ठीक है, तो बेसिक प्रॉब्लम्स थी, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स ना। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रॉब्लम्स देखते हैं। तो हमने 5 प्रॉब्लम्स तो देख चुके हैं, अबाउट 5 प्रॉब्लम्स हमने यहाँ पे चेक कर लिया ना, सॉल्व कर लिया ना। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल 2। इसके अंदर भी हम कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं। तो फर्स्ट प्रॉब्लम मैंने लिखा, आपको क्या करना है, फाइंड वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, आपको डिटरमिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट करना है। मैंने डिटरमिनेंट यहाँ पे लिख लिया, इसके एलिमेंट्स लिखे 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर। ठीक है, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर, फिर यहाँ आएगा 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर, अगेन 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर और 7 स्क्वायर। फिर इसमें एक ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, इस डिटरमिनेंट का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। पहले इस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या आएगा, एक प्रॉब्लम ये, सेकंड प्रॉब्लम मैं आपको यहाँ पे लिख दूंगा और उसका आंसर मैं आपको बता दूंगा। उस प्रॉब्लम को अपने एंड पे आप ट्राई करिएगा। अब इस प्रॉब्लम को हमें सिंप्लीफाई करना है। अब सॉल्व कैसे करेंगे, अब एक तरीका तो होता है कि फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करें, फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करें, फिर थोड़ा सा लेंथी पड़ जाएगा ना प्रॉब्लम को सॉल्व करना, मतलब वो सुटेबल वे नहीं होगा। तो ठीक है, एक और तरीका क्या हो सकता है, रो कॉलम ऑपरेशन से अप्लाई करते हैं, जो मैं आपको हर बार एक ही बात बोल रहा हूँ। ठीक है, तो अब मैं रो कॉलम ऑपरेशन से अप्लाई करना है। तो एक काम ये करते हैं कि इन दोनों को ध्यान से देखो, C2 यहाँ पर कुछ ऐसे लिखा हुआ है, इस तरह का टर्म आ रहा है, फिर 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर कर सकते हो। इसकी हम बात करें 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर कर सकते हो, यहाँ पर 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर कर सकते हैं। मतलब मैंने क्या किया, C4 में एक चेंज लगाता हूँ मैं, C4 में एक चेंज लगाया, C4 माइनस C3। ठीक है, C4 में कोई दिक्कत नहीं, 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर करेंगे तो आगे उसको सिंप्लीफाई हो जाएगा। और C3 में एक चेंज लगाया मैंने, C3 माइनस C2। ठीक है, और C2 में एक चेंज लगाया, C2 माइनस C1। इस तरह से एक चेंज लगाते हैं। और मैंने आपको बताया था कि अगर मान लो कि जब आप रो ऑपरेशन से कॉलम ऑपरेशन से अप्लाई कर रहे होते हो, अगर मान लो इसका ऑर्डर कितना 4 क्रॉस 4 है, तो आप एट ए टाइम मैक्स टू मैक्स
3 ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हो, 3 ऑपरेशंस यू कैन अप्लाई। ठीक है, तो हमने 3 ऑपरेशंस को हम एक साथ ही अप्लाई कर दे रहे हैं। अब इसको समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ तो कितना लिखा हुआ है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर। इस फर्स्ट कॉलम में तो कोई चेंज नहीं किया, उसको एडिट लिखा हुआ है। अब देखो 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर जब आप करोगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगा हुआ, तो a माइनस बी तो 1 हो गया और a प्लस बी कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो यहाँ 3 आ गया। ठीक है, 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर कराएंगे तो a माइनस बी तो 1 हो जाएगा और a प्लस बी कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। इन वाले पार्ट्स को जब सिंप्लीफाई कराओगे 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर C3 में चेंज करोगे C3 माइनस C2 करके, यहाँ कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 9 और यहाँ पर आ जाएगा 11। ठीक है, इस वाले पार्ट को सिंप्लीफाई कराओगे C4 माइनस C3 करोगे, C4 माइनस C3 जब आप कर रहे हो तो ये कितना आ जाएगा C4 माइनस C3 कराएंगे तो a माइनस बी तो 1 हो जाएगा और a प्लस बी कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा यहाँ पर। तो ठीक है, और यहाँ 9 आ जाएगा और यहाँ पर 11 आ जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा, ठीक है 13 आ जाएगा। इस तरह से आ गया। क्लियर स्टूडेंट? खूब आपको ये बात क्लियर हो गई यहाँ तक तो ना। अब एक और बात समझो, अगर मान लो कि मैंने क्या किया C4 की बात करते हैं। C4 में अगर इन दोनों का डिफरेंस देखो 2 आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस 2 आया और इन दोनों का डिफरेंस भी कितना आ रहा है 2 आ रहा है। तो ठीक है, एक काम ही करते हैं कि C4 में तो एक चेंज लगाते हैं C4 माइनस C3 और C3 में हमने एक चेंज लगाया है C3 माइनस C2। ठीक है, तो C4 में हमने चेंज किया पहले ना, C4 को लिख देता हूँ मैं 2 2 2 2 आ जाएगा। ठीक है, C3 में भी हमने क्या चेंज लगाया C3 माइनस C2 लगाया, तो ये भी आ जाएगा 2 माइनस 2 2 और 2 ऐसा आ जाएगा और C2 अपना एडिट जा रहा है और C1 अपना एडिट आ गया। अब ध्यान से देखो तो इसमें दो जो कॉलम्स हैं वो दोनों कैसे हो एक जैसे हो गए और हमने प्रॉपर्टी सीखा हुआ है अगर किसी भी डिटरमिनेंट के अगर दो कॉलम या कोई भी दो रो आइडेंटिकल हो जाए तो डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। क्लियर स्टूडेंट? आई होप आपको मेरी ये बात क्लियर हो गई और आपको ये प्रॉब्लम भी समझ में आ गया ना। इसका एक और प्रॉब्लम है जो मैं चाहता हूँ कि आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करो और उसके आंसर्स को मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगा। ठीक है, अब बस आप इस प्रॉब्लम का आंसर्स आप निकालिएगा ना। एक डिटरमिनेंट में यहाँ लिख देता हूँ, डिटरमिनेंट का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है और डिटरमिनेंट है √13 प्लस 3, इसके जो एलिमेंट्स हैं 2√5, यहाँ एलिमेंट है √5, √15, √26, 5, √10, 3 प्लस √65, √15 और 5। इस डिटरमिनेंट का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना रहेगा। अब इसका जो आंसर आएगा, मैं आंसर यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका आंसर आएगा 15√2 माइनस 25√3। ठीक है, ये इसका आंसर आएगा। तो स्टूडेंट इस प्रॉब्लम को अच्छे ढंग से सॉल्व करिएगा। आपको अगर इसका आंसर मिल गया हो तो आप कमेंट में बता सकते हो कि सर मैंने इस एग्जाम्पल सेकंड का सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया था अपने एंड पर। ठीक है, नाउ अब मैं एग्जाम्पल 3 डिस्कस करता हूँ स्टूडेंट। इसमें हम क्या करेंगे, कुछ और प्रॉब्लम्स लेंगे, 3-4 प्रॉब्लम्स यहाँ पर लेंगे और एग्जाम्पल 3 में क्या है कि हम कुछ प्रूफ करने वाली प्रॉब्लम्स लेंगे। एग्जाम्पल 3 में प्रूफ दैट, और कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपका स्टैंडर्ड लेने वाला हूँ जो आपको हमेशा याद भी होने चाहिए। इससे पहला मैंने एक लिखा, अब प्रूफ करना है कि 1a स्क्वायर 1b b स्क्वायर 1c c स्क्वायर, इसका वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, सॉरी है ना, ये आपको प्रूफ करना है। तो इसका प्रूफ आएगा a माइनस बी b माइनस सी और c माइनस ए के इक्वल होगा एंड यू हैव टू प्रूव दैट। ठीक है, नाउ सेकंड और थर्ड प्रॉब्लम भी मैं यहाँ पर लिख दूंगा। क्लियर स्टूडेंट? तो फर्स्ट को आपको प्रूफ करना है ना, और फर्स्ट को आप जब सॉल्व करोगे तो किस तरह सॉल्व करेंगे तो समझिए। तो फर्स्ट जब आप सॉल्व करोगे तो एक डिटरमिनेंट है डेल्टा, इसके एलिमेंट्स हैं 1a स्क्वायर 1b b स्क्वायर और 1c c स्क्वायर, ये इसके एलिमेंट्स हैं और डिटरमिनेंट को आपको प्रूफ करना है a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। अब डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है, प्रूफ करना रहेगा आपके लिए
तो आप इसे कैसे प्रूव करोगे? नहीं, जनरली आप करते क्या है कि डायरेक्ट एक्सपेंड करते हैं या फिर रो कॉलम ऑपरेशन हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब क्या है डिटरमिनेंट्स के अंदर, अब एक और बात आप सीखोगे ना, आप क्या करोगे, डायरेक्ट सिंप्लीफाई करना होता है या फिर प्रॉपर्टीज की हेल्प लेते हैं, या फिर प्रॉपर्टीज की हेल्प में भी हम क्या करते हैं, एक और पॉइंट ध्यान रखते हैं कि अगर किसी भी रो या कॉलम में अगर मैक्सिमम 1 आ रहे हैं, तो आप अगर किसी भी रो या कॉलम्स में आप मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो जनरेट करो। ठीक है, और जिस जिस कॉलम में या जिस रो में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो जा रहे होंगे, देन बाद में क्या करेंगे, उस डिटरमिनेंट को उस रो या कॉलम के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करके सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो अब मैं एक काम ये कर सकता हूँ कि मैं इस वाले एलिमेंट को इसकी हेल्प से जीरो बना सकता हूँ, इस वाले एलिमेंट को भी इसकी हेल्प से जीरो बना सकते हैं। तो मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, R2 में एक चेंज करते हैं R2 माइनस R1, एंड R3 में भी एक चेंज करते हैं R3 माइनस R1। ठीक है, R3 माइनस R1, तो डेल्टा इक्वल टू कितना आ जाएगा, R1 में हमने कोई चेंज नहीं किया तो R1 को तो मैंने एज इट इज लिखा, यहाँ एलिमेंट जीरो आ जाएगा, R2 माइनस R1 लगाएंगे तो B माइनस ए, और यहाँ हो जाएगा B स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर। अगेन ये एलिमेंट जीरो हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा C माइनस ए, और दिस इज C स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ तक हमने इसे सिंप्लीफाई कर लिया। अब इस वाली रो को आप ध्यान से देखो, इस वाली रो में जीरो यहाँ लिखा हुआ, बी माइनस यहाँ लिखा हुआ, और बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखा हुआ, इसको तो मैं लिख सकता हूँ बी प्लस ए इंटू बी माइनस ए, और सिमिलरली इस वाले पार्ट को भी मैं क्या लिख सकता हूँ, सी प्लस ए इंटू सी माइनस ए। अब इस वाली रो को आप ध्यान से देखो तो बी माइनस ए यहाँ पर भी आ रहा है, बी माइनस ए यहाँ पर भी आ रहा है, और बी माइनस ए जीरो से भी कॉमन ले लेंगे, तो हम ये बोल सकते हैं बी माइनस ए तो क्या हो रहा है, रो 2 से कॉमन आ रहा है। सिमिलरली सी माइनस ए कहाँ से आ रहा है, रो 3 से कॉमन आ रहा है। तो ठीक है, बच क्या गया, 1 ए स्क्वायर, रो 1 में तो ये बच गया, यहाँ आ गया जीरो, यहाँ 1 आ गया, और यहाँ आ गया बी प्लस ए। ठीक है, यहाँ क्या रिमेनिंग पार्ट रहा है जीरो, यहाँ पर 1 आ गया, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, सी प्लस ए आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ तक की बात आपको क्लियर हो गई। अब एक काम भी करते हैं, ये डिटरमिनेंट काफी आसान सा हो गया। अब चाहो तो इस कॉलम की हेल्प से इसको एक्सपेंड कर देते हैं। इसको जब एक्सपेंड कराएंगे तो बी माइनस ए यहाँ पर आ रहा है, सी माइनस ए, तो 1 इंटू जब आप लिखोगे तो सी प्लस ए माइनस बी, 1 इंटू ये वाला माइनर, इस रो और कॉलम को छोड़ करके ना, तो माइनस बी माइनस ए यहाँ पर आ जाएगा। अब क्या ए से ए कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आ गया सी माइनस बी आ गया, तो b माइनस ए यहाँ पर आ रहा है, c माइनस ए यहाँ पर आ रहा है, और दिस इज c माइनस बी। अब आपने देखा होगा प्रूफ हमें करना क्या था, a माइनस बी प्रूफ करना था। ठीक है, तो यहाँ से आप माइनस साइन कॉमन ले लोगे तो a माइनस बी तो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना एक माइनस साइन है, एक और माइनस साइन मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो b माइनस सी, और ये बन जाएगा c माइनस ए आ जाएगा। स्टूडेंट, तो ये हो गया हैंस प्रूफ, ये भी लिख ही लेते हैं ना। तो स्टूडेंट आपने देखा कि हमने क्या डिटरमिनेंट को बहुत ही आसानी से प्रूव कर लिया कि इसका जो वैल्यू है क्या आता है, प्रूव दैट कि ये जो डिटरमिनेंट है इसका वैल्यू आता है a माइनस बी माइनस सी माइनस ए आता है। अब डे स्टूडेंट आपको ध्यान क्या रखना है, एक्चुअली इस वाले पार्ट को आपको याद भी रखना है। नीचे मैं स्टार मार्क कर देता हूँ, इट मीन ये वाला पार्ट आपको याद होना चाहिए। अच्छा, याद होने का एक्चुअली लॉजिक क्या है, पर्पज क्या है, मतलब क्यों याद होना चाहिए, बस याद होने से ये रहता है कि आपका प्रॉब्लम जब आप कभी सॉल्व कर रहे हैं तो आपकी एक्यूरेसी अच्छी रहेगी, आप फटाफट प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे, या किसी भी प्रॉब्लम में अगर इसका इन्वॉल्वमेंट आ गया तो आप इसको लेकर के तो कॉन्फिडेंट रहोगे ही रहोगे। ठीक, इसलिए आपको कुछ बातें हमेशा याद रहनी चाहिए, और याद रहने से क्या है कि थोड़ा स्पीड भी मेंटेन हो जाती है, नहीं अदरवाइज आप हर बार चीजों को प्रूव करने लग जाते हो। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, और इसे आप अपने एंड पे ट्राई करिएगा। 1a a क्यू, 1b b क्यू, 1c c क्यू। ठीक है, इस डिटरमिनेंट को आपको प्रूव करना है, और ये किसके इक्वल आएगा, a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए, और a प्लस b प्लस सी। ठीक है, सेकेंड, और एक और डिटरमिनेंट मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ। इस डिटरमिनेंट में क्या एलिमेंट्स हैं, इसके एलिमेंट्स हैं 1 a स्क्वायर a क्यू, 1 b स्क्वायर b क्यू, 1 c स्क्वायर और c क्यू। ठीक है, तो इसके जो एलिमेंट्स, इसको जो प्रूफ करना रहेगा कितना आता है, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए आएगा, और यहाँ आएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी आ जाएगा। ठीक स्टूडेंट, अब ये तीनों जो डिटरमिनेंट्स हैं एक्चुअली क्या है, स्टैंडर्ड डिटरमिनेंट्स हैं, तीनों आपको याद होने ही चाहिए। सेकंड और थर्ड को तो आप अपने एंड पे आप प्रूव करिए। ठीक, नाउ अब इन पर बेस्ड जो प्रॉब्लम्स हैं उनको मैं यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ।
ठीक है, तो अब कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ डिस्कस करते हैं। से फाइंड वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, हमें डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो पहला डिटर्मिनेंट मैंने यहाँ पे लिखा कि 1a स्क्वायर माइनस बी सी, 1b बी स्क्वायर माइनस सी ए, 1c सी स्क्वायर माइनस ए बी। अब मुझे करना क्या है, इस डिटरमिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो अपने एंड पे सॉल्व करो और देन सीधा सॉल्यूशन। अब इसको आपको जब सिंप्लीफाई करना है तो डियर स्टूडेंट आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हो, मतलब कई सारे लॉजिक हो सकते हैं सॉल्व करने के। अब जैसे मैंने क्या किया कि जो थर्ड कॉलम में वो कैसा आ रहा है, सम ऑफ टू एलिमेंट्स आ रहा है या डिफरेंस ऑफ टू एलिमेंट्स आ रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, इस डिटरमिनेंट्स को दो डिटरमिनेंट्स में ब्रेक कर देता हूँ यूजिंग थर्ड डिटरमिनेंट, सॉरी थर्ड कॉलम की हेल्प से इसे दो पार्ट में ब्रेक कर देते हैं। थर्ड कॉलम को मुझे ब्रेक करना है, तो मतलब इन दोनों कॉलम्स को तो मैं एज इट इज लिख दूंगा, 1 1 1 यहाँ पे लिखा, ए यहाँ लिखा, बी यहाँ लिखा, सी यहाँ लिखा, 1 1 1 यहाँ लिखा और ए यहाँ आ गया, बी यहाँ आ गया, सी यहाँ आ गया। ठीक है, थर्ड कॉलम को ब्रेक करना है तो मतलब फर्स्ट और सेकंड में तो कुछ नहीं करना था, उन दोनों को तो मैंने एज इट इज लिखा। अब थर्ड कॉलम को मुझे ब्रेक करना है, तो ब्रेक करते टाइम मैंने ये ध्यान रखा कि यहाँ पर मैंने ए स्क्वायर लिख दिया, यहाँ बी स्क्वायर, यहाँ सी स्क्वायर, और यहाँ पर हमने लिखा माइनस बी सी माइनस सी ए और माइनस ए बी। ठीक है, ये आ गया। अब आपने क्या कि इस वाले डिटरमिनेंट को आप देख के समझ ही गए होंगे, एक्चुअली इसका वैल्यू तो आप जानते हो, 1 ए स्क्वायर 1 बी स्क्वायर 1 सी स्क्वायर। इसका वैल्यू कितना आ रहा है, ए माइनस बी माइनस सी इंटू सी माइनस से आ रहा है। अब इस वाले पार्ट को और समझते हैं, इसको सिंप्लीफाई कैसे करें। अच्छा, अब इसमें भी देखो, आप एक बात ये समझो कि माइनस साइन तो यहाँ से कॉमन आ रहा है, माइनस साइन तो कॉमन ले लेते हैं। अच्छा, इसमें एक पॉइंट ही समझो, क्या पॉइंट है, यहाँ बी सी है, यहाँ सी है और यहाँ पर ए बी है। तो ना मैं एक काम करूँ कि अगर मैं इसको ए से अगर मल्टीप्लाई कर दूँ, मतलब इसको अगर मैंने ए से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ तो ए आ जाएगा, यहाँ ए स्क्वायर आ जाएगा, या ए बी सी बन जाएगा। ठीक है, और इस वाले पार्ट को अगर मैं बी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो इस वाले पार्ट, इस वाली रो को ना सी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो होगा क्या कि यहाँ ए बी सी बनेगा, यहाँ ए बी सी बनेगा, यहाँ ए बी सी बनेगा, मतलब एक सिमिलरिटी आ जाएगी। ठीक है, चलो ठीक है, तो हमने ए बी सी से तो मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, माइनस साइन हम थोड़ा बाद में भी कॉमन ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस साइन कहीं नहीं जाना। ठीक है, तो ये डिटरमिनेंट इसको तो मैंने एज इट इज यहाँ लिख दिया, इससे तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं मुझे। अब मैंने एक एबीसी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है कि बैलेंस करने के लिए डिवाइड भी करना पड़ेगा, डिवाइड भी कर दिया ना। यहाँ तो 1 आ गया, सॉरी ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ तो ए आ जाएगा, यहाँ ए स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर आ गया माइनस ऑफ ए बी सी आ गया, यहाँ बी आ जाएगा, यहाँ बी स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा माइनस ऑफ ए बी सी, यहाँ सी आ जाएगा, यहाँ सी स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा माइनस ऑफ ए बी सी, यहाँ पर आ जाएगा ना। अब एक काम ये करते हैं कि यहाँ से ओवरऑल से इस कॉलम से क्या होगा, माइनस ए बी सी बाहर कॉमन आ गया। ठीक है, तो इस वाले पार्ट को तो यही रहने दिया, यहाँ पर एक माइनस साइन आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा अपना ए स्क्वायर 1 बी स्क्वायर 1 और यहाँ सी स्क्वायर 1 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक की बात तो क्लियर है, आपको कोई दिक्कत भी नहीं है। अब बात यह है कि आपको इस डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना था, इसका तो आपको मालूम है, देखो 1 ए स्क्वायर 1 बी स्क्वायर 1 सी स्क्वायर, इस वाले को भी देखो कुछ इस जैसा ही लिखा हुआ है, बस थोड़ा सा चेंज ये है कि कॉलम आगे पीछे हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ एक सेकंड कॉलम था, यहाँ फर्स्ट कॉलम बन गया। ठीक है, मतलब यहाँ शुरुआत में क्या 1 1 1 आ रहा है इस कॉलम में। तो एक काम ही करता हूँ, ये मैंने आपको सिखाया भी था, इस कॉलम को मैं चाहूँ तो यहाँ शिफ्ट कर सकता हूँ, कॉलम की शिफ्टिंग हम आसानी से कर सकते हैं। जैसे आपने जब यहाँ शिफ्ट किया तो हुआ क्या, ये वाली जगह खाली हो गई, ये वाला कॉलम खाली हो गया, मतलब खाली हो गया। तो अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों को मैं यहाँ पर शिफ्ट कर दूंगा, इसको यहाँ शिफ्ट करना रहेगा। तो इसको जब हमने शिफ्ट किया तो हम कितनी लाइन ऊपर गए, 2 लाइन ऊपर गए, या फिर ये समझ लो कि जितने कॉलम शिफ्ट हो गए, 2 कॉलम शिफ्ट हुए ना, एक ये कॉलम भी इधर, ये कॉलम इधर खिसक के आ गया और ये कॉलम इधर खिसक करके आ गया। ठीक है, 2 कॉलम शिफ्ट हो गए। तो आप क्या करेंगे, तो क्या रहेगा, जितने लाइंस ऊपर जा रहा होगा उतने टाइम्स क्या हो जाएगा, -1 पावर पी ओरिजिनल डिटरमिनेंट्स हो जाएगा। तो इट मीन कि ये डिटरमिनेंट तो यहाँ पर कुछ ऐसे ही रहा, ये तो एज इट इज आ ही रहा था, यहाँ बन जाएगा -1 का स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा अपना 1 ए स्क्वायर 1 बी स्क्वायर और 1 सी स्क्वायर, कुछ ऐसा आ जाएगा ना। अब इस डिटरमिनेंट को आप ध्यान से देखो, यहाँ तो कितना है, -1 का स्क्वायर तो प्लस हो गया, +1। अब ये डिटरमिनेंट और ये डिटरमिनेंट कैसा लिखा हुआ, सेम टू सेम लिखा हुआ, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना आपको 1 ए स्क्वायर लिखा हुआ है ना, तो खाली नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तो अब ये डिटरमिनेंट सेम टू सेम हो गया, दोनों सब्ट्रैक्ट हो गया, तो फाइनली इसका वैल्यू कितना आ गया, 0 हो गया। और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। आई होप
आपको ये प्रॉब्लम क्लियर है? ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ एक दो प्रॉब्लम्स और ट्राई कर लेते हैं, या फिर मैं चाहूँ तो एक प्रॉब्लम, दो प्रॉब्लम्स मैं आपको दे देता हूँ ना। आप चाहो तो कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर कर सकते हो प्रॉब्लम्स, और इनके आंसर्स आप शेयर कर सकते हो ना। आंसर्स भी मैं आपको दे दूंगा, आप प्रॉब्लम अपने सॉल्व किया है कि नहीं किया, आप इसके बारे में आप शेयर करिएगा मुझसे ना। मान लेते हैं कि ए बी सी आर डिफरेंट, ए बी सी आर डिफरेंट, एंड साथ में एक कंडीशन आपको दे दिया ए स्क्वायर 1 प्लस ए क्यूब, बी स्क्वायर 1 प्लस बी क्यूब, सी स्क्वायर और 1 प्लस सी क्यूब। ये डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना है? 0 है। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ एबीसी, आपको एबीसी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को अपने एंड पे ट्राई करिएगा स्टूडेंट। ना एक और प्रॉब्लम हम लिख देते हैं, उसको भी आप सॉल्व कर प्रूफ करना है ना। एक और प्रॉब्लम देते हैं, इसमें आपको कहना प्रूफ दैट एक डिटरमिनेंट है 1 1 1, इसके एलिमेंट्स है कॉलम के, यहाँ के एलिमेंट्स हैं बीसी प्लस एडी, इसके एलिमेंट्स हैं सीए प्लस बीडी, यहाँ पे एलिमेंट्स हैं ए बी प्लस सी डी, और यहाँ एलिमेंट्स हैं बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर डी स्क्वायर। यहाँ एलिमेंट्स आ जाएंगे सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर डी स्क्वायर, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और डी स्क्वायर। ठीक है, ये डिटरमिनेंट आपको प्रूफ करना है, दैट इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए माइनस सी, ए माइनस डी, इंटू में ही चल रहा है आगे ना, आगे इंटू बी माइनस सी, बी माइनस डी, और लास्ट में है सी माइनस डी। अब प्रूफ करना है कि इसका जो पूरा वैल्यू है वो एक्चुअली इसके इक्वल आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट, और जो एग्जांपल 1 है इसको भी आपको सॉल्व करना है। वेल इसका आंसर मैं आपको देता हूँ, इसका आंसर आएगा -1। ठीक, ताकि आप कोई बाद में सॉल्व कर रहे हो, आप मुझे आंसर भेजें तो मुझे ध्यान ही नहीं रहेगा आप किस प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे हैं। आई होप स्टूडेंट्स, हमने इतनी सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे सॉल्व की हुई है। इसमें बेसिक प्रॉब्लम्स मैंने यहाँ पे लिया हुआ था, मतलब इनिशियली लेवल के आपको ये प्रॉब्लम्स तो आपको आनी चाहिए ना। ठीक है, और इसके फर्दर और गुड क्वालिटी ऑफ प्रॉब्लम्स अभी और हम डिस्कस करने वाले हैं ना। ठीक है, तो ये बेसिक पार्ट आपको आना चाहिए, और एडवांस पार्ट अभी हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू।